अब इसके इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में अगर अपन बात करें तो इमरजेंसी ड्रग्स जो वहाँ पे प्रोवाइड हुई होनी चाहिए, या वहाँ पे एक बार उनका कुछ ना कुछ क्या बोले कि उनके पास इतना ड्रग्स होना चाहिए कि जो वहाँ पे जरूरी हो, उसी को अपन बोलेंगे इमरजेंसी ड्रग। जैसे कि एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पे वहाँ पे मेथोन, लेक्सिटेन, थायोपेंटेनल और प्रोफोनोल ये उनके पास होनी चाहिए। और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग का अगर देखें, जो नर्वस सिस्टम या मसल्स के उनके बीच के कोऑर्डिनेशन के लिए वो ब्लॉकिंग एजेंट है, वो सक्सिनाइलकोलिन वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। और अगर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में अगर बात करें तो वहाँ पे बीटा ब्लॉकर्स में एटेनोलोल, एस्मोलोल और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के लिए वहाँ पे उनके पास निफेडिपिन और निकार्डेपिन उनके पास होनी चाहिए। और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के अगर बारे में बात करें तो उनके पास ग्लाइकोप्रायोलेट और साथ ही साथ एट्रोपिन वो ड्रग्स उनके पास होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर नार्कोटिक्स, वहाँ पे नार्कोटिक्स कौन से अवेलेबल होने चाहिए, फेंटानिल, रेमिफेंटानिल और एल्फेंटानिल, जो ये इनके ग्रुप और सब ग्रुप है वो उनके पास होने चाहिए। और एंटी कन्वर्जेंट या फिर मूड स्टेबलाइजर ड्रग की बात करें तो उनके पास लिथियम होना चाहिए। साथ ही साथ कार्बेजेपिन की अगर बात करें तो गाबापेंटिन और सीजर इनहिबिटर जो है वो है टोपिलमेंट उनके पास होनी चाहिए। साथ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के बारे में बात करें तो उनके पास मेथाइल पेनिडेट उनके पास होनी चाहिए, जो क्या करती है, उनके रेस्पिरेशन को इम्प्रूव करती है। ये ड्रग उनके पास ईसीटी रूम के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए, जो ईसीटी से पहले या ईसीटी के बाद में काम आए। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जब पेशेंट को ईसीटी दे दी जाती है तो जब पेशेंट ईसीटी रूम में एंटर कर लेता है, फिर उसके बाद में जब ईसीटी दे दी जाती है उसके बाद वो आता है पोस्ट रिकवरी रूम में। तो पोस्ट रिकवरी रूम में कम से कम वहाँ पे 6 से लेकर के 8 बेड उनके पास अवेलेबल होना चाहिए, जहाँ पे नर्सिंग स्टाफ या दूसरे जो ऑब्जर्वेशन में जिनके वो रहेगा पेशेंट वो होना चाहिए। फिर उसके बाद पेशेंट आउटर से होल के द्वारा वापस बाहर जा सकता है। ये पूरा सेटअप है। तो अपने ड्रग की बात कर ली, इमरजेंसी ड्रग्स कौन कौन सी वहाँ पे होनी चाहिए। लेकिन अब अपन बात करें कि किन किन पेशेंटों को अपन ईसीटी दे सकते हैं या कौन कौन से डिसऑर्डर वाले पेशेंट को अपन ईसीटी दे सकते हैं, तो वो कौन कौन से अपन देखेंगे। जिन पेशेंटों के या जिन पेशेंटों को कौन कौन से डिसऑर्डर है जिनको अपन ईसीटी दे सकते हैं, तो उनके इंडिकेशंस के अंदर अपन देखेंगे। इंडिकेशंस में सबसे पहले मेजर डिप्रेसिव एपिसोड, उन पेशेंटों को ईसीटी दे सकते हैं। इस पेशेंट या इस डिसऑर्डर के अंदर ये देखा गया है कि जिन पेशेंटों को जिनको मेजर डिप्रेसिव एपिसोड है उनमें अगर किसी को ईसीटी दी गई है तो उनमें 80% चांसेस थे या चांसेस हुए कि उनका जो इम्प्रूवमेंट इसके अंदर ईसीटी के बाद में देखा गया, यानी रिकवरी इतने लोगों की हुई है 80% की। साथ ही साथ मेलनकोलिया, उन पेशेंटों के अंदर 80 to 90% लोगों के अंदर रिकवरी देखी गई है। फिर उसके बाद में साइकोटिक डिप्रेशन, यूनिपोलर बाइपोलर डिप्रेशन, मैनिक फेज, केटाटोनिया, सिजोफ्रेनिया, और सिजोफ्रेनिया में भी 2 सिजोफ्रेनिया है, उन्हीं के अंदर ईसीटी दी जाती है। एक तो है केटाटोनिक और दूसरा पैरानोइड। तो सिजोफ्रेनिया के बाकी सारे टाइप्सों में अगर किसी को केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया है, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया है, उन्हीं को अपन क्या करेंगे, ईसीटी देंगे। दूसरा असोल्टिव बिहेवियर, डेमेंशिया,
एनोरेक्सिया, इंसोम्निया, वेट लॉस, lack of concentration, suicidal thoughts, and attempts तो ECT इनके लिए प्रिस्क्राइब की गई है कि पहला मेजर डिप्रेसिव एपिसोड वाले, मेलनकोलिया, साइकोटिक डिप्रेशन, यूनिपोलर और बाइपोलर, और वो बाकी सारे जिनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं और या अटेम्प्ट्स आते हैं या लेक ऑफ कंसंट्रेशन है, तो उनको अपन क्या कर सकते हैं, ECT दे सकते हैं। ये तो हो गए जिनको अपन ECT दे सकते हैं। लेकिन अब उनकी बात करेंगे जो जिनके लिए ECT इनहिबिट है, जिनको अपन ECT नहीं दे सकते। अगर किसी पेशेंट की अगर वो कंडीशन है तो उसको अपन बोलेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में अगर बात करें तो पहला आता है इसके अंदर एलिवेटेड ICP, एलिवेटेड ICP। अगर किसी का इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो उसको अपन ECT नहीं देंगे। दूसरा, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन इन ब्रेन, अगर किसी के ब्रेन के अंदर कोई स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है तो उनको भी अपन ECT नहीं देंगे। दूसरा, मायोकार्डियल इंफार्क्शन वालों को, जिनको पिछले 3 महीनों में ये देखा गया है या डायग्नोस हुआ है, उनको अपन ECT नहीं देंगे। साथ ही साथ सीवियर आर्टेरियल हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, साथ ही साथ नार्कोटिक इंटॉलरेंस, नार्कोटिक इंटॉलरेंस, एक्यूट ग्लूकोमा, रेटाइनल डीअटैचमेंट, हेमरेज, सीवियर लंग डिसऑर्डर्स, या डिजीजेस, किडनी डिजीजेस, साथ ही साथ हार्ट डिजीजेस, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, ऑस्टियोमैलेशिया, लास्ट फ्रैक्चर। अगर कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो ये सारे डिसऑर्डर किसी पेशेंट में है तो उनको अपन ECT नहीं दे सकते। अब देखेंगे कि जिनको अगर किसी को ECT दी गई है तो ECT के साइड इफेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं या कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो देखेंगे आगे।
तो साइड इफेक्ट की बात करें तो इमीडिएट अगर साइड इफेक्ट इसका अगर देखने को मिलेगा तो वो ये है मेमोरी इंपेयरमेंट, इसमें आएगा मेमोरी इंपेयरमेंट, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, कंफ्यूजन एंड साथ ही साथ ड्राउजीनेस, ये सारे इमीडिएट। अगर पेशेंट को ईसीटी देने के जस्ट बाद उनकी मेमोरी इंपेयर हो जाएगी, रेस्टलेस हो जाएगा, एंजाइटी होने लग जाएगी, कंफ्यूजन होगा और ड्राउजीनेस उसके अंदर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें पुअर कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा, पुअर कंसंट्रेशन, टंग बाइट, बॉडी एक, डिस्निया, एपनिया, कार्डियक अरेस्ट, जॉइंट पेन एंड डिसलोकेशन, palpitations, nausea, vomiting, ये सारे साइड इफेक्ट एक पेशेंट में देखने को मिलेंगे। ये सारे के सारे इमीडिएट। अब देखेंगे डिलेड इफेक्ट्स के बारे में। डिलेड इफेक्ट में देखने को मिलेगा एमनीशिया, फॉर रिसेंट इवेंट्स, तो वो भूल जाएगा जो अभी इसके साथ रिसेंट इवेंट हुआ है, वो भी डिलेड के अंदर